हाय दोस्तों, आज मैं बात करूंगा ज्यूरिडिक्शन के बारे में जो सीपीसी में दिया गया है। इस वीडियो में हम समझेंगे इसका मतलब क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, कौन सी जगह पे आप केस फाइल कर सकते हैं, ज्यूरिडिक्शन को कैसे ढूंढा जाता है, फॉरेन कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन कब अप्लाई होगा यहाँ पे, लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, कितने प्रकार के ज्यूरिडिक्शन होते हैं, और ज्यूरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इंडिया में कैसे काम करता है, और उसके ऊपर ही कुछ केस लॉज आज हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं ज्यूरिडिक्शन का इंट्रोडक्शन क्या है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग देयर इज नथिंग मेंशन अबाउट द ज्यूरिडिक्शन अंडर सीपीसी। ज्यूरिडिक्शन के बारे में सीपीसी में कोई भी डेफिनेशन नहीं दिया गया। जो भी जज होते हैं, जो भी एडवोकेट होते हैं, जो भी लॉयर होते हैं, और जितने भी लॉ प्रोफेसर होते हैं, सारे लोग लॉजिक लगाते हैं कि ज्यूरिडिक्शन मतलब क्या होता है। ज्यूरिडिक्शन मतलब एक ऐसी कोर्ट जिसके एरिया के अंदर आप रहते हो। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, समझो आप एक जगह पे रह रहे हो और वहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, तो आप अपने घर के सबसे नज़दीक कौन सी कोर्ट है, उस कोर्ट में आप जाके केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब लॉजिकली मीनिंग इज द ज्यूरिडिक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर क्राइम और कॉज ऑफ एक्शन विल गो टू द नियर बाय कोर्ट। आप एरिया नंबर ABC में रहते हो तो ABC एरिया के सबसे नज़दीक में कौन सी कोर्ट है, वो कोर्ट में जाके आप केस फाइल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ज्यूरिडिक्शन। ये सीपीसी में नहीं लिखा हुआ, मगर एक लॉजिकल मीनिंग है जो पूरी दुनिया इसको मानती है। देर इज अ लीगल मैक्सिम उबी जस इबी रेमेडियम, वेन देर इज अ राइट देन देर रेमेडी इज ऑल्सो अवेलेबल। एक बार राइट आपका अफेक्ट होता है तो रेमेडी उसका अवेलेबल है ही कानून में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रेमेडी अवेलेबल ना हो। अब बात करते हैं ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है। अ क्राइम अ कॉज ऑफ एक्शन कमिटेड देन इन सच केस नियर बाई कोर्ट हैज द ज्यूरिडिक्शन। एक जगह पे अगर क्राइम हो गया तो वो क्राइम के नज़दीक में कौन सी कोर्ट है, उस कोर्ट में आप जाके केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, in the case of Hriday Nath Roy versus Ramchandra, the court said some words about the jurisdiction of court. कोर्ट ने ये बोला कि jurisdiction is the power of court to hear and determine the fact of the case and to solve that dispute between the parties. यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला, jurisdiction एक ऐसा पावर है कोर्ट का कि वो केस को सुन सकती है और उसके ऊपर जजमेंट दे सकती है। ठीक है, जो भी अनुकूल हो। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टी का राइट भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए और वो इस सबसे ज्यूरिडिक्शन को ध्यान में रख के आप केस फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्लेस ऑफ शूइंग क्या होता है। सूट मस्ट बी फाइल इन लोअर कोर्ट फर्स्ट। कौन सी कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हो, सबसे पहले लोअर कोर्ट में जाएगा। ठीक है, अगर आप अग्रीव पार्टी हो, लोअर कोर्ट का जजमेंट आपको बुरा लगता है तो आप अपील में जा सकते हो, है ना। अगर समझो फैमिली कोर्ट में आपने डाइवोर्स फाइल किया और फैमिली कोर्ट ने बहुत बड़ा मेंटेनेंस का ऑर्डर दे दिया आपको, हस्बैंड को, तो हस्बैंड जो है वो अपील में जा सकता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, है ना। केस शुड बी फाइल इन द लोकल लिमिट ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर समझो आपका प्रॉपर्टी ABC एरिया में अवेलेबल है तो आपका जो वो प्रॉपर्टी के नज़दीक में कौन सा कोर्ट है, उस कोर्ट में आपका केस फाइल हो सकता है। फिर आप अपील में जाते हो, वो बात अलग है। आप अभी समझो सुप्रीम कोर्ट में अपील गया तो सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में है ना, आप रहते हो मुंबई में, तो वो बात अलग है, वो हायर कोर्ट हो गया ना, सुप्रीम कोर्ट। मगर सबसे पहले लोअर कोर्ट में फाइल होगा जो आपके एरिया में नज़दीक में हो। इफ देर आर मोर देन वन प्रॉपर्टी देन इन सच केस पिक एनी प्रॉपर्टी एंड फाइल सूट इन नियर बाई कोर्ट। अभी समझो आपका बहुत सारा प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक मुंबई में है, एक गुजरात में है, एक गोवा में है। तो अभी समझो गोवा में कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, और आप रहते मुंबई में हैं, तो आप मुंबई में ही तीनों प्रॉपर्टी का केस फाइल कर सकते हो। समझ में आया आपको। अलग अलग जगह पे केस फाइल करने की जरूरत नहीं है, मुंबई, गुजरात और गोवा। आप मुंबई में रह के ही तीनों प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सकते हो कोर्ट की मदद से। इफ देर आर मोर देन वन डिफेंडेंट देन इन सच केस सूट कैन बी फाइल इन अ प्लेस वेयर ही इज डूइंग बिजनेस और रिसाइडिंग और वर्क्स। कभी कभी क्या होता है, प्लेंटी फेक होता है, मगर सामने वाली पार्टी जो डिफेंडेंट है वो बहुत सारे होते हैं, 2, 4, 5, कभी कभी 50 भी होते हैं, मैंने खुद देखा है। तो ऐसे में क्या होता है, कोई भी एक डिफेंडेंट को पकड़ो, वो कहाँ पे बिजनेस करता है वहाँ पे भी आप केस फाइल कर सकते हो, वो कहाँ रहता है
उस वो रहने के एड्रेस के नज़दीक में कौन सा कोर्ट है वहाँ पे भी आप केस फाइल कर सकते हैं। और वो काम क्या करता है, काम कहाँ पे करता है, समझो रहता मुंबई में मगर काम सूरत में करता है, तो सूरत में जाके भी आप जो नज़दीक में कोर्ट है, समझो सूरत में वो XYZ एरिया में काम करता है, तो XYZ एरिया में नज़दीक में कौन सी कोर्ट है वहाँ पे जाके भी आप केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन है, डिपेंड रहता है कि पार्टी मतलब जो प्लेंटिफ है उसको कौन सा सूट करता है। हाउ टू फाइंड ज्यूरिडिक्शन फॉर योर केस। देखिए ज्यूरिडिक्शन पता करने के दो तरीके होते हैं, एक तो सूट का वैल्यू क्या है और दूसरा क्राइम कौन सी जगह पे हुआ। अभी समझो हम दोनों का झगड़ा हो गया, अच्छा झगड़ा जाने दो, आपने मुझे चेक दिया था 1 करोड़ का, ठीक है, वो बाउंस हो गया। अभी मेरा तो 1 करोड़ का नुकसान हो गया ना, क्योंकि आपने मुझे जो चेक दिया वो बाउंस हो गया। तो ये अमाउंट जो वो 1 करोड़ का है तो सीधा हाई कोर्ट में आएगा, क्योंकि हाई कोर्ट का ज्यूडिक्शन 1 करोड़ का है। या तो दूसरा एग्जांपल देता हूँ, समझो आप कंपनी है, ठीक है, मैंने आपको बोला कि आप मुझे 5 करोड़ के गुड्स दे दो, मैं आपको पैसा इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा। तो आपने बोला ठीक है, आपने मुझे गुड्स दे दिया मगर मैंने पैसा ही नहीं दिया, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हो, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा वाला अमाउंट है ना, तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएगा। अगर 50 लाख अमाउंट है, 20 लाख अमाउंट है, 10 लाख रुपया अमाउंट है तो लोअर कोर्ट में जाएगा। तो वैल्यू जो सूट है उसको सूट का वैल्यू बोलते हैं। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो हायर कोर्ट में जाता है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अगर समझो 50 लाख वैल्यू है, आपने मुझे गुड्स दिया वो 50 लाख का था, तो लोअर कोर्ट में जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सूट का वैल्यू। एरिया ऑफ द क्राइम और कॉज ऑफ एक्शन। अभी समझो हम दोनों मुंबई में रहते हैं, मुंबई में ही क्राइम हुआ या तो कॉज ऑफ एक्शन हुआ। कॉज ऑफ एक्शन मतलब क्या, यहाँ पे किसी एक पार्टी का राइट वायोलेट हुआ, आपने मुझे चेक दिया वो बाउंस हो गया, तो मेरा राइट तो अफेक्ट हुआ ना। तो अगर उसका अमाउंट जो है वो समझो 1 करोड़ से कम है, 50 लाख है या तो 20 लाख है, जो भी है, तो मैं मुंबई में ही जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे वो अभी मेरा बैंक, अभी मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरा बैंक भी फॉर एग्जांपल समझो मुंबई में है, ठीक है, तो यहाँ पे नज़दीक में जो कोर्ट है उस कोर्ट में मैं केस फाइल कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं कॉज ऑफ एक्शन के नज़दीक में केस को फाइल करना कोर्ट के अंदर। ठीक है, व्हेन फॉरेन कोर्ट्स जुरिडिक्शन विल अप्लाई, usually if the crime is committed in India then Indian court will have the jurisdiction to enter in that matter। अगर कोई फॉरेन का आदमी है और वो इंडिया में आके क्राइम करता है तो इंडियन कोर्ट ही केस सॉल्व करेगी। ठीक है, बट देर आर मैनी कंडीशन इन विच द इवन फॉरेन कोर्ट्स विल हैव टू हैव द जुरिडिक्शन एंड दे आर एज फॉलोज। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पे फॉरेन जो कोर्ट है, मतलब इंडिया के बाहर की जितनी भी कोर्ट है उसका भी जुरिडिक्शन अपने को लागू होगा। अब वो कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। इफ द पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री देन अ पर्सन इज इफ अ पर्सन इज सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री। अभी जिसने क्राइम किया वो फॉरेन कंट्री का आदमी है, अमेरिका से आया था इंडिया में। ठीक है, दूसरा कंडीशन, द पर्सन इज अ प्लेंटिफ एंड ही सिलेक्टेड अ फॉरेन कोर्ट टू सॉल्व द केस। कभी कभी क्या, अभी जैसे आर्बिट्रेशन देख लो, उसमें एक क्लॉज डाल सकते हो आप कि मेरा जो डिस्प्यूट अगर अराइज हुआ फ्यूचर में तो मैं सिंगापुर जाके सॉल्व करूंगा, तो वहाँ सिंगापुर कोर्ट को जुरिडिक्शन मिल गया। ठीक है, अ पर्सन वॉज अ रेसिडेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री व्हेन द क्राइम वॉज, व्हेन द केस वॉज फाइल्ड एंड समन वॉज गिवन टू हिम। जब उसने क्राइम किया तो वो फॉरेन कंट्री में ही रह रहा था, ठीक है, और उसको वहाँ पे ही समन मिला। तो ऐसी अगर चीज़ें हैं तो फॉरेन कोर्ट का जुरिडिक्शन अपने को लागू हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लैक ऑफ जुरिडिक्शन क्या होता है। वंस द केस इज फाइल्ड द फर्स्ट थिंग द कोर्ट विल सी इज वेदर द कोर्ट हैज जुरिडिक्शन और नॉट। एक बार आपने केस फाइल कर दिया तो जो जज है आपका केस पढ़ेगा, वो देखेगा आपका एड्रेस कहाँ का है, कॉज ऑफ एक्शन कहाँ पे हुआ, वो सारी चीज़ें देखने के बाद वो सोचेगा कि अपने पास, मेरे पास जुरिडिक्शन है ये केस सॉल्व करने का कि नहीं। ठीक है, इफ देर इज अ जुरिडिक्शन देन सच केस कोर्ट कैन सॉल्व द मैटर एंड ऑल्सो पास द जजमेंट फॉर द सेम। अगर जुरिडिक्शन है जज के पास तो वो केस सॉल्व कर सकता है। ठीक है, अरे उसके ऊपर जजमेंट भी पास कर देगा वो। बट इफ द कोर्ट डज नॉट हैव जुरिडिक्शन देन इन सच केस इट विल बी कंसिडर एज अ लैक ऑफ जुरिडिक्शन।
अगर अभी समझो मैं जज हूँ, आप रहते हो गुजरात में, मैं रहता हूँ मुंबई, आपने मेरे पास केस फाइल कर दिया, मेरे पास ज्यूरिडिक्शन नहीं है ना, आपका ज्यूरिडिक्शन गुजरात कोर्ट में जाता है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास ज्यूरिडिक्शन नहीं है और केस आपका डिसमिस हो जाएगा, आप वहाँ पे जाके फाइल करो। एंड एनी जजमेंट order decree passed by that court would don't have jurisdiction will be void। अगर मेरे पास jurisdiction ही नहीं है, क्योंकि आपका जो jurisdiction है वो गुजरात में था, मगर फिर भी मैं जजमेंट पास करता हूँ तो वो void माना जाएगा, ठीक है। जजमेंट ऑर्डर डिक्री जो भी है वो आपके ऊपर लागू नहीं होगा। अब बात करते हैं कितने तरह के jurisdiction होते हैं। काइंड्स ऑफ jurisdiction क्या है? सबसे पहले टेरिटोरियल आता है, पेक्यूनरी आता है, एक्सक्लूसिव और करंट, सब्जेक्ट मैटर, ओरिजिनल और अपीलेट एंड क्रिमिनल और सिविल। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। अब आप बात करते हैं टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे अगर कुछ होता है, आपका जो राइट है वो अफेक्ट हुआ, तो आप वही एरिया के नज़दीक आई हुई कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। If a crime took place in Mumbai, then only court situated in Mumbai will have the jurisdiction, ठीक है। मुंबई में क्राइम होता है तो मुंबई वाली कोर्ट को ही जुरिडिक्शन होगा, फिर आप अमेरिका जाके वहाँ पे केस फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन महाराष्ट्र, देन सूट विल बी फाइल्ड इन महाराष्ट्र ओनली। अगर प्रॉपर्टी महाराष्ट्र में है तो आप महाराष्ट्र के ही किसी कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक प्रॉपर्टी आपका मुंबई में है, दूसरा गुजरात में है, तीसरा गोवा में है। अभी तीनों प्रॉपर्टी को आपको एक ही सूट फाइल करना है, तो आप या तो मुंबई में कर सकते हो, या तो गोवा में, या तो गुजरात में, मगर एक ही कोर्ट में तीनों प्रॉपर्टी को आप कनेक्ट करके लड़ सकते हो, ठीक है। आपको तीनों स्टेट में जाके केस फाइल करने की जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन क्या होता है। पेक्यूनरी मतलब पैसा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है तो हाई कोर्ट में जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट का कुछ मतलब ही नहीं है। अगर 1 करोड़ से कम है, समझो 99 लाख है, 90 लाख है, 50 लाख है, 20 लाख है, 10 लाख है, 5 लाख है, 1 लाख है, तो लोअर कोर्ट में जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ज्यूरिडिक्शन द कोर्ट हैज टू डिसाइड द केस एंड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू डिमांडेड बाय द प्लेंटिफ फ्रॉम डिफेंडेंट। अभी समझो हम दोनों में झगड़ा हो गया और मैंने आपके ऊपर समझो 1 लाख का दावा किया, मुझे मेंटल टॉर्चर हुआ, आपने मुझे झगड़ा किया, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, उसका खर्चा वगैरह, तो समझो सब मिला के 3 लाख रुपया होता है, ठीक है। तो वो 3 लाख है तो लोअर कोर्ट में जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए वॉन्ट टू रिकवर 1 लाख रुपीज फ्रॉम मिस्टर बी, देन हियर ओनली दोज कोर्ट कैन एंटरटेन द केस वो ज्यूरिडिक्शन कवर्स 1 लाख। अभी मिस्टर ए को मिस्टर बी के पास से 1 लाख रुपया निकालना है, ठीक है। तो ऐसी कोर्ट में केस फाइल होगा जिसका ज्यूरिडिक्शन 1 लाख के अंदर आता है, ठीक है। आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं जाओगे क्योंकि उसका ज्यूरिडिक्शन 1 करोड़ के ऊपर है, या तो 1 करोड़ या तो 1 करोड़ के ऊपर, है ना। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते, आप अपील में जा सकते हो, वो बात अलग है, मगर पहले लोअर कोर्ट से ही चालू होगा, ठीक है। एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन, अभी बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं। सबसे पहले मैं मीनिंग बताता हूँ। देयर आर मेनी कोर्ट्स which have exclusive jurisdiction and only that court can pass the judgment in that particular matter। एक्सक्लूसिव मतलब कोई कोर्ट ऐसी होती है, मतलब जो जज होते हैं वो ऐसे होते हैं जो ओनली टिपिकल मैटर पे ही जजमेंट देते हैं, ठीक है। जनरली हम बाहर जाते हैं तो ऐसी बहुत सारी कोर्ट है जहाँ पे जज जो है हर तरह के जजमेंट पास करते हैं, लेकिन ये जो कोर्ट होते हैं, ये जो जज होते हैं वो ऐसे जज होते हैं जो बहुत ही कम चीज़ों पे काम करते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन। तो अगर आपका एक्सक्लूसिव केस आता है तो आपको वही कोर्ट में जाना पड़ेगा, भले आपके आसपास आपके एरिया में बहुत सारी अलग अलग कोर्ट हो सकती है, ये कोर्ट थोड़ी दूर होगी तो वहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शन। अभी बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो टिपिकल ट्रिब्यूनल में फाइल होते हैं, ठीक है। अभी आप रहते हो वहाँ पे बहुत सारी कोर्ट हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकती है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जिसको MM कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। मगर आपका झगड़ा ही ऐसा है, आपका प्रॉब्लम ही वैसा है कि आपको टिपिकल कोर्ट में जाना पड़ेगा। जैसे अगर कंपनी का मैटर है तो वो NCLT में जाएगा, ठीक है। अगर कंज्यूमर केस है तो कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा, फिर आपके एरिया में भले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो उसमें नहीं जाएगा, ठीक है। अगर फैमिली केस है तो फैमिली कोर्ट में जाएगा। अगर आपके एरिया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो वहाँ पे भी आप डाल सकते हो,
मगर एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट मैटर वाला कोई केस कोई कोर्ट अवेलेबल है तो वहाँ पे ही आपको केस फाइल करना है, ठीक है। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस द कोर्ट ज्यूरिडिक्शन डिपेंड्स। सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन डिपेंड होता है। भले आपके एरिया में बहुत सारे कोर्ट हो अलग अलग, मगर आप वहाँ पे फाइल नहीं कर सकते। कंपनी का मैटर है तो आपको एनसीएलटी जाना पड़ेगा, भले वो कितना भी दूर हो, ठीक है। ओरिजिनल और अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, अब मैं आपको सिंपल बताऊँ ओरिजिनल मतलब क्या। आप जब पहली बार केस फाइल करते हैं लोअर कोर्ट में उसको बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम फाइल हुआ है, उसके पहले कभी फाइल ही नहीं हुआ था, ठीक है। वो लोअर कोर्ट अगर कोई जजमेंट पास करती है, अगर आपको पसंद आया तो ठीक है, अगर नहीं आया, अगर आप अग्रीव पार्टी है तो आप हायर कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। अगर समझो फैमिली कोर्ट ने कोई ऐसा जजमेंट पास किया जो आपको पसंद नहीं आया तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप अग्रीव पार्टी रहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले फैमिली कोर्ट में केस फाइल किया, वो लोअर ज्यूरिडिक्शन हो गया, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हो गया, ठीक है। अपील में जाते हो तो हाई कोर्ट, उसको अपीलेट ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जाते हो उसको भी अपीलेट ज्यूरिडिक्शन माना जाएगा। When a case is filed for the first time, it will be considered as the original jurisdiction. पहली बार जो केस फाइल होता है उसको ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन माना जाता है। यूजुअली लोअर कोर्ट हैज द ज्यूरिडिक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज वी ऑलवेज फाइल केस इन लोअर कोर्ट। 99% लोअर कोर्ट को ही ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होता है, क्योंकि जनरली केस जो होते हैं वो 1 करोड़ के अंदर ही होते हैं ना, तो ज़्यादातर हम लोअर कोर्ट में ही केस फाइल करते हैं। अगर बड़ा अमाउंट है 1 करोड़ से ज़्यादा या तो 1 करोड़ तो हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट का भी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन आएगा। अगर आप पहली बार केस फाइल कर रहे हो हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट को भी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन माना जाएगा। अगर आप लोअर कोर्ट में फाइल करते हो तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन लोअर कोर्ट का रहेगा। जहाँ पे भी आप पहली बार केस फाइल करते हो उसको ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन माना जाएगा, ठीक है। बट समटाइम्स केस ऑल्सो फाइल डायरेक्टली इन हाई कोर्ट, जैसे मैंने बोला 1 करोड़ का, ठीक है। Any aggrieved party files appeal, then this will be known as appellate jurisdiction. For example, फैमिली कोर्ट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, फैमिली कोर्ट से अगर आप अग्रीव पार्टी रहे तो हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट, इसको बोलते हैं अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। आप अपील कर रहे हो ना तो अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। सिविल और क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन, अगर आपने कोई क्राइम किया है तो वो क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा, जैसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट है जिसको CMM बोला जाता है। हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का भी क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन होता है। अभी समझो कुछ बेल करना है या तो कुछ, तो ऐसी चीज़ें होती है वो क्रिमिनल कोर्ट में जाती है। अभी सिविल केसेस देख लो, फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसी चीज़ की है जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे आपको ये कोई क्राइम नहीं है, आपको सिविल मतलब कंपनसेशन मुझे देना पड़ेगा अगर आपने मेरा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, क्योंकि आपने ब्रीच किया तो मेरा तो नुकसान हुआ ना, तो आपको मुझे वो कंपनसेशन भरपाई करना पड़ेगा। तो अगर ऐसे केस है तो वो डायरेक्ट सिविल ज्यूरिडिक्शन में जाएगा। अब बात करते हैं सिविल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट क्या है। कौन से केस ऐसे हैं जो सिविल नेचर के हैं। प्रॉपर्टी का केस हो गया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैंने अभी बताया, स्टे ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्विस, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। कॉन्जुगल राइट्स क्या होता है, समझो हस्बैंड वाइफ पहले साथ में रहते थे, शादी के बाद साथ में रह रहे 1 साल तक, फिर वाइफ या तो हस्बैंड दोनों में से कोई भी एक दूसरे से अलग हो गया विदाउट एनी रीज़न, तो यहाँ पे आप कॉन्जुगल राइट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो फैमिली कोर्ट में, ठीक है। डाइवोर्स हो गया, वो भी फैमिली इशू हो गया, वो सिविल नेचर का हो गया। और इंजंक्शन, ये भी सिविल नेचर का हो गया, ठीक है।